हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब के लैंग्वेज गुरु चैनल में स्वागत। टेंस के जो अपने वीडियो चल रहे थे उनमें नेक्स्ट वीडियो टेंस पर ही आधारित है, जिसका आज का अपना टॉपिक है पहचान। हिंदी भाषा में लिखे गए वाक्यों की या सुने गए वाक्यों की हम पहचान कैसे करें कि ये कौन से टेंस का वाक्य है और टेंस में भी 12 में से कौन से सब पार्ट का ये सेंटेंस है। तो आज हम हिंदी के जो वाक्य हैं, हिंदी सेंटेंसेस हैं, जिनकी पहचान के विषय में हम डिटेल से समझेंगे, ताकि हिंदी के जो विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। तो हिंदी वाक्य के अंत में ये शब्द आते हैं, 1 से लेकर 12 तक जो बॉक्स दिए हुए हैं। इन बॉक्सेस के में से हमें पहचान करनी है कि कौन से शब्द हिंदी वाक्य के अंत में आवे तो हम उसको 12 में से कौन से बॉक्स में रखें। तो पहला है अपना बॉक्स, जिसको अपन जानते हैं पहले से ही, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान हिंदी भाषा के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में ता, ती, ते में से कोई सा एक शब्द, साथ में है, हूँ और हैं, इनमें से कोई सा एक शब्द आवे तो हम इन्हें ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट सिंपल में मानते हैं और बॉक्स नंबर 1 के अनुसार हम उनका इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसको अपन समझ लेते हैं, ताकि इसी आधार पर अन्य सारे बॉक्सेज है उनके पहचान को हम समझ सकेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है मैं पढ़ता हूँ। तो ऊपर के तीनों में से ता शब्द आ रहा है, उसके बाद हूँ आ रहा है, तो एक ऊपर से एक नीचे से ता हूँ। तो हिंदी वाक्य के अंत में आ रहा ता हूँ, ये हिंदी भाषा का वाक्य है। मैं पढ़ता हूँ, तो ता हूँ मतलब मैं पढ़ता हूँ, तो ता हूँ आया, इसलिए हम इस वाक्य को इस 1 नंबर बॉक्स में रखेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसको हम मानेंगे। दूसरा वाक्य गीता पढ़ती है, ती है, इसमें भी ती आ रहा है और साथ में है आ रहा है, तो ती है इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। तीसरा वाक्य वे दोनों पढ़ते हैं, तो ते हैं, ते और हैं, ये आ गए। तो इस प्रकार से हिंदी वाक्य को ध्यान से पढ़ें, उसके अंतिम जो शब्द है उनको देखें और उसके आधार पर पता करें कि ये कौन से सेंटेंस जो है वो किस डिब्बे में, किस बॉक्स में माने जाएंगे। अब देखते हैं अपन दूसरा बॉक्स। सेकंड बॉक्स में रहा, रही, रहे, इनमें से कोई सा एक, है, हूँ, हैं, इनमें से कोई सा एक, यानी रहा है, रही है या रहे हैं, इस प्रकार के शब्द हिंदी वाक्य के अंत में आवे तो हम बॉक्स नंबर 2 यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इसको समझेंगे और उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स उनको हम यूज करेंगे। थर्ड है चुका, चुकी, चुके या है, हूँ, हैं, इनमें से कोई से 2 शब्द हो तो ये हमारा थर्ड बॉक्स यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस होंगे। और चौथा है से शब्द, स्पेशल अंतर समझेंगे हम सेकंड और फोर्थ में। से शब्द उसके बाद में साथ में रहा, रही, रहे, है, हूँ, हैं में से शब्द आए तो ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी 4th नंबर का बॉक्स के बनेगा, यानी इसका सेंटेंस होगा। अब इन 4 बॉक्सेज को देखने पर एक बात जो कॉमन आ रही है वो ये है कि सभी चारों बॉक्सेज के अंत के जो शब्द है वो सब में सेम है, यानी है, हूँ, हैं, है, हूँ, हैं, है, हूँ, हैं,
इनमें भी यही, यानी चारों में ये होने का अर्थ ये है कि ये शब्द जो पहचान करते हैं वो प्रेजेंट की पहचान है। ये चारों प्रेजेंट के सेंटेंस है के पहचान शब्द है, तो है आ रहा है यानी प्रेजेंट, फिर उसमें ता ती ते आ रहा है तो प्रेजेंट सिंपल, यानी ता ती ते प्रेजेंट सिंपल की पहचान है। अब अपन बॉक्स फर्स्ट के साथ में बॉक्स नंबर 5th एंड 9th में चलते हैं। तो एक बात इनमें इधर को मना रही है कि ता ती ते तीनों बॉक्सेज में समान है, तो ता ती ते जो पहचान है वो सिंपल की पहचान है, यानी ये सिंपल की। अब उनके साथ में ता ती ते के साथ में है, हूँ, हैं आते हैं तो प्रेजेंट का सिंपल, यानी प्रेजेंट सिंपल हो गया। था थी थे आते हैं ता ती ते के साथ में तो ये पास्ट का सिंपल। गा गी गे आते हैं तो ये फ्यूचर का सिंपल, यानी तय शब्द सिंपल की पहचान और साथ में है थे और गे में से कोई से शब्द हो तो वो उसी अनुरूप में उस टेंस के फॉर्मेट होते हैं, रूप होते हैं। तो हम यह समझ गए कि ता ती ते पहचान है सिंपल की, ये पहचान है सिंपल की। साथ में है शब्द का जो साथ है इनके साथ तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, ये पास्ट सिंपल हो गया, ये फ्यूचर सिंपल हो गया। अब वापस बॉक्स में हम यूँ चलते हैं तो सब में था थी थे कॉमन आ रहे हैं, यानी ये पास्ट के हैं। था थी थे पहचान हो गई पास्ट की। इसी प्रकार से गा गी गे इन चारों बॉक्सेज में गा गी गे है तो गा गी गे पहचान हो गई हमारी फ्यूचर की। ये पास्ट यहाँ अपन कॉमन लिख देते हैं जो शुरू में सीखा था, ये प्रेजेंट, ये पास्ट और ये फ्यूचर। तो ये नीचे के जो शब्द हैं है से लेकर इधर भी है तक, था से लेकर थे तक, गा से लेकर गे तक, जो ये शब्द है ये वाक्य के अंत में आवे, हिंदी वाक्य के अंत में आवे तो हम इनकी पहचान इन टेंस के रूप में करते हैं। साथ में तय वाली लाइन है ताती ते, वो सिंपल की पहचान। रहा रही रहे, ये देखिए कॉमन आ रहे हैं, यहाँ भी रहा रही रहे, यहाँ भी रहा रही रहे, यहाँ भी, तो ये रहा रही रहे ये शब्द जिन वाक्यों में आते हैं वो पहचान देते हैं हमें कंटिन्यूस की। यहाँ एक बात समझेंगे, यहाँ भी रहा रही रहे आ रहे, लेकिन यानी कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में बड़ा अंतर है कि उनमें रहा रही के साथ में से शब्द भी आता है। टाइमिंग समय दिया होता है, इसलिए ये से शब्द के साथ में रहा रही में से कोई एक, गा गी गे में से कोई एक हो तो फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं बल्कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के माने जाते हैं। और चुका चुकी चुके आते हैं तो ये पहचान है हमारी परफेक्ट की। अब परफेक्ट में है आ रहा है चुका चुकी के साथ में तो प्रेजेंट, था थी थे आ रहा है तो पास्ट, गा गी गे आ रहा तो फ्यूचर। उसी प्रकार से रहा रही रे, से रहा रही रे, से रहा रही रे, तो ये पहचान होगी हमारी परफेक्ट कंटिन्यूस पीसी की। तो परफेक्ट कंटिन्यूस अब है किसका है तो प्रेजेंट का है तो है आ जाएगा, था थी थे आएंगे तो पास्ट का, से रहा रही के साथ में गा गी गे आएगा तो फ्यूचर का। तो इस प्रकार से हम एक आदर्श वाक्य लेकर इनको समझ सकते हैं और एक वाक्य के अनुसार 12 बॉक्सेज में हम एक एक वाक्य आदर्श वाक्य लेकर बनाएंगे तो फिर हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हिंदी वाक्यों की पहचान की जाती है कि तीनों टेंस में से कौन से सब पार्ट का ये वाक्य है और उसी के अनुरूप हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब का यूज करके हम हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वाक्यों की पहचान के बाद हम एक एग्जाम्पल के द्वारा हिंदी के वाक्य किस सब पार्ट में कैसे बनते हैं एंड हिंदी जो सेंटेंस है उसका
इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, उसका वर्ड ऑर्डर क्या है, कैसे सेंटेंस बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, मेन वर्ब क्या आता है। अब तक हमने जो जो चीज़ें सीखी, जो जो जानकारियाँ टेंस के वीडियोस में प्राप्त की है, उसका यहाँ पर एक सैंपल चेकिंग, रिवाइज या इम्प्लीमेंट यहाँ पर हम करने जा रहे हैं सेंटेंस पैटर्न पर, सेंटेंस बनाने पर। मोटी जानकारी समझ लें कि एक जो वाक्य बनता है उसका जो पार्ट्स होता है उनमें कौन कौन से शब्द काम में आते हैं, उनका पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। एक जो आता है कर्ता आता है, जिसको इंग्लिश में हम सब्जेक्ट कहते हैं, या सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने गोलू है। सब्जेक्ट क्या है? गोलू। अब सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में यहाँ पर गीत जो है ये यहाँ पर एक कर्म है, यानी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के रूप में गीत यहाँ पर आया, जिसको हम इंग्लिश में सॉन्ग कहते हैं। कि गोलू का गोलू, गीत को हम सॉन्ग कहते हैं। तो ये गीत का इंग्लिश ट्रांसलेशन सॉन्ग हो गया। तो ये है ऑब्जेक्ट। गोलू को हम सब्जेक्ट मानेंगे, इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे। एंड लास्ट गाने का जो क्रिया है यानी वर्ब, इसको हम वर्ब मानेंगे। तो ये हिंदी के जो शब्द है उनका हमारे सामने इंट्रोडक्शन हो गया, पहचान हो गया कि गोलू एक सब्जेक्ट है, कर्ता, गीत ऑब्जेक्ट है यानी कर्म, एंड गाना एक वर्ब है जिसका हम यूज इन 12 ही बॉक्सेज में करेंगे। इधर गोलू सब्जेक्ट हो गया, सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया, एंड ये जो 4 वर्ड्स दिए हुए हैं ये क्या है, इनको भी समझ ले। अपनी बेस वर्ब जो है गाना, सिंग ये जो है वो सिंग मेन वर्ब हो गई, यानी मेन वर्ब कहिए या मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहिए, एक ही बात है। तो मेन वर्ब हो गई यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। सिंग, सेंग, संग। सिंग फर्स्ट फॉर्म है, सेंग सेकंड फॉर्म है, संग थर्ड फॉर्म है। तो ये तीनों फॉर्म्स जहाँ कौन सी फॉर्म कहाँ में आएगी वो हम इन बॉक्सेज में अभी और विस्तार से समझेंगे। और सिंगिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। अब फर्स्ट सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन करें उससे पहले हम शब्द में वर्ड ऑर्डर पर ध्यान देते हैं, वर्ड ऑर्डर को समझ लेते हैं कि हिंदी में अलग सिस्टम होता है, इंग्लिश में सेंटेंस पैटर्न अलग होते हैं। तो इंग्लिश का सेंटेंस पैटर्न क्या होता है, हिंदी में हमने पहचान लिया, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब इंग्लिश का जब हम ट्रांसलेशन करेंगे, इंग्लिश के हम सेंटेंस बनाएंगे तो उनका यूज कहाँ करेंगे, कौन सा कहाँ काम में आएगा। तो ये एक आदर्श वर्ड ऑर्डर है। ऐसे अलग अलग सब पार्ट का अलग अलग वर्ड ऑर्डर होता है, लेकिन हम कॉमन वर्ड ऑर्डर से हम एग्जाम्पल समझ लेंगे। ये वर्ड ऑर्डर जो कॉमन है वो सब्जेक्ट, यानी किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले या असर्टिव सेंटेंसेज में पहला जो शब्द आता है वो सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यदि है तो, जैसे 5वें और पहले में दोनों में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आती है तो इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ नहीं होगा, बाकी में सब में हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ होगा। उसके बाद आती है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म आती है, किस सब पार्ट के हिसाब से कौन सी फॉर्म आती है टेंसेज में, वो उसके अनुरूप जो हमने मेन वर्ब का चार्ट देखा था, मेन वर्ब के बॉक्सेस देखे थे, उनसे हम लिख सकते हैं। लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देंगे या एक्स्ट्रा जो भी वर्ड्स उस वाक्य में, बड़े वाक्यों में जो विस्तारित वाक्य होते हैं या संयुक्त वाक्य होते हैं उनमें आते हैं, उनका यूज हम आगे करते हैं। अब पहला जो बॉक्स है जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस,
तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो हिंदी वाक्य बनता है वो इस प्रकार से बनता है कि गोलू गाना गाता है। गोलू गाना गाता है। यहाँ पर रेड इंक से जो लिखा हुआ ता है, हम वापस रिवाइज होंगे कि इससे पहले इसी वीडियोस में हमने देखा था कि हिंदी वाक्य में अंत में क्या आता है, तो ता है, ती है, ते हैं जो आते हैं, तो यह ता है आ रहा, इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल हुआ। ये हमारी हिंदी में पहचान होगी ता है से। अब इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले गोलू का इंग्लिश बनाएंगे तो GOLU हो गया। फिर वर्ड ऑर्डर के हिसाब से इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स इसमें नहीं आते हैं। और मेन वर्ब्स की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आती है और फर्स्ट फॉर्म के साथ SIS आता है, क्योंकि SIS उनमें आते हैं जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। पर्सन हम देख चुके हैं, तो थर्ड पर्सन में जो ही सी इट बताए उसके साथ में किसी का नाम हो तो एक वचन, नेम्स बहुत से नाम हो तो वो बहुवचन में होते, तो एक वचन यानी सिंगुलर थर्ड पर्सन यदि हो। गोलू यहाँ पर सिंगुलर थर्ड पर्सन है, इसलिए सिंग के साथ में यानी वर्ब की सिंग की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यहाँ पर एस जुड़ा है, तो गोलू सिंग्स सॉन्ग। सॉन्ग गाने का इंग्लिश रूप है, तो गोलू सिंग्स सॉन्ग। ये पहला सेंटेंस हो गया पहले बुक्स का, जिसको प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। इसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये यहाँ पर हिंदी में इस प्रकार से गोलू गाना गा तक वो का वो रहेगा, गोलू गाना गा रहा है, ये हिंदी में वाक्य बन जाएगा। इसका इंग्लिश होगा तो गोलू आएगा इसे, इज सिंगिंग, ये हेल्पिंग वर्ब में इज आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगी, जैसा हमने सीखा था कि 2 के पहाड़े में 2 4 6 8 10 12 में वर्ब की ING फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पर इज के साथ में सिंगिंग हो गया। तो गोलू इज सिंगिंग ए सॉन्ग, यहाँ जो रेड इंक में लिखे हुए हैं गोलू एंड सॉन्ग, यानी कोई सा भी वाक्य बनाया जाए उनमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहते हैं। नो एनी चेंज इन इंग्लिश सेंटेंसेस, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे, इसलिए ये डॉट लगे हुए हैं, आप समझ ले, शुरू में सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहते हैं। एंड ओनली हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब्स, इनमें ही बदलाव करके हम सारे के सारे 12 वाक्य आसानी से बना सकते हैं। अब दूसरा हो गया, तीसरे में जो है गोलू गाना गा चुका, ये यहाँ से अपन उठा के हर एक में लेंगे, तो गोलू गाना गा चुका, तो गोलू गाना गा चुका, इसका इंग्लिश बनेगा गोलू हैज संग सॉन्ग। यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना, यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऐसा करके हम सारे के सारे एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। यहाँ आएगा टाइमिंग दिया होता है 4 8 12 में, बाकी 2 6 10 में कोई अंतर नहीं है। कंटिन्यूस जो है उसका अंतर परफेक्ट कंटिन्यूस में जो होता है वो टाइमिंग के हिसाब से होता है। यहाँ पर गोलू कितने टाइम से गाना गा रहा, किस समय से गाना गा रहा, तो यहाँ बताया गया है कि गोलू 2 बजे से गाना गा रहा, तो गोलू या गोलू हो जाएगा हैज़ बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस 2 PM। गोलू सब्जेक्ट, सॉन्ग ऑब्जेक्ट, ये सेम रहते हैं, पहले भी आपको बताया जा चुका। इसी प्रकार से अब हम यूं चलते हैं आगे, तो इसका बनेगा गोलू गाना गाता था। वापस यहाँ समझेंगे ता था ती थी, पहचान जो है 5वें नंबर के बॉक्स की है, और इसमें प्रेजेंट सिंपल की तरह ता शब्द आ रहा है, तो ता शब्द कॉमन है सब में, और ता के साथ में था आ रहा है, इसलिए ये पास्ट सिंपल हुआ। तो इसका इंग्लिश बनेगा गोलू सेंग ए सॉन्ग, यानी हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आएगी, इसमें सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इसी प्रकार से 9वां देखते हैं। 90 में गोलू गाना गाता होगा, तो गोलू विल सिंग सॉन्ग। छठा देखें, दूसरे की तुलना में इज की जगह वाज आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, बाकी सेम रहेगा।
गोलू गाना गा रहा था, तो बनेगा गोलू वाज सिंगिंग सॉन्ग। गोलू एंड सॉन्ग यही हर एक में जुड़ेंगे, बाकी हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब्स का डिफरेंस होगा। इसमें वाज सिंगिंग हो जाएगा, इसमें हेड संग हो जाएगा क्योंकि चुका था, इसमें गोलू हेड बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस 2 PM 2 बजे से है, इसलिए यदि यहाँ पर 2 घंटे होते तो 4 2 hours आता, यानी पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम हो उसके लिए सिंस आता है, एंड पीरियड ऑफ टाइम समय की कोई अवधि दे रखी होती है उसके लिए 4 आता है। ये आगे के वीडियोज में हम विस्तार से समझेंगे। हाँ, अब हम 10वें में देखेंगे कि गोलू गाना गा रहा होगा, तो इसका इंग्लिश बनेगा गोलू विल बी सिंगिंग सॉन्ग। तो विल बी हेल्पिंग वर्ब हो गया, सिंगिंग मेन वर्ब का ING फॉर्म हो गया। 11th में देखेंगे गोलू गाना गा चुका होगा, इसमें बनेगा गोलू विल हैव संग। विल हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, संग वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। इसी प्रकार से लास्ट सेंटेंस में गोलू 2 बजे से गाना गा रहा होगा, टाइमिंग दे रखा है 2 बजे से, इसलिए इसका इंग्लिश बनेगा गोलू विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस 2 PM। तो इस प्रकार से एक आदर्श वाक्य जिसमें सब्जेक्ट गोलू, ऑब्जेक्ट गीत एंड वर्ब गाना को ध्यान में रखते हुए वर्ड ऑर्डर का यूज करते हुए हमने ये 1 से लेकर 12 तक वाक्य बनाए हैं। तो इसी प्रकार का कोई अन्य एग्जाम्पल लेकर हम इसको विस्तार से अभ्यास कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो हिंदी के साधारण वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंस का किस प्रकार से इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है, सेंटेंस पैटर्न क्या होता है, कौन सा वर्ब कहाँ कहाँ में आता है, ये हमने पिछले जो बॉक्सेस बने थे वीडियोज़ में उनमें हमने देख लिए थे। अब उनका हमने यूज करना यहाँ पर सीख लिया। थैंक्स।